पूरा विश्व भर में जो आर्थिक स्थिति इतना बुरा है, तो हमको एक डेफिसिट बजट प्लेस करना ये बहुत आवश्यक था। लेकिन हमको डेफिसिट बजट क्यों उसको देना पड़ा? अभी देखो तिरप चांगलांग लोंगडिंग में हमारा इतना भरपूर हमारा रिसोर्सेस है, हमारा पूरा हुआ खनन के लिए इतना हमारा माइंस है, मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, लेकिन हमारा कुछ उसमें हक ही नहीं है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री, आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री और पूरा आपके कैबिनेट को, आपका पूरा टीम को कहेंगे, जब दिल्ली अपना है, जब हमारा राज्य अपना है, तो इस संशोधन करने में आपको कितना समय लगता है? हमारे एक तो कानून मंत्री खुद वहां बैठा हुआ है, इसको क्यों आप इसको आगे इसको नहीं बढ़ाएंगे? इसका संशोधन जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमको उस समय हमारे जितने भी पहले के हमारा माननीय जो मंत्रीगण था, हमारे सांसद थे, हमारे विधायक थे, वो इस कानून को जब लागू हो रहा था उसमें उन्होंने अपना टिप्पणी या अपना विचार नहीं डाला है। तो ये बहुत दुख की बात है। शून्यकाल में मैं इसमें ज्यादा मैं विस्तार में नहीं बोल सकता हूं, और मुझे खेद है कि मैं सब जितने भी हमारा दोस्त है उनको शामिल कराना चाहता था, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, आपने ऑलरेडी इसको शून्यकाल में दे दिया, अब इसको आप बदल नहीं सकते। तो हमारे भी सर, जैसे पहले ही कहा, संविधान के धारा 371 का संशोधन का शून्यकाल में आपने मौका दिया है। मेरे अपने जो विचार है, अपना जो भावना है, अपने जो अरमान है, मैंने आपके सामने रखा है। इसको एक प्रस्ताव बोल के नहीं कहूँ, क्योंकि प्रस्ताव तो ऑलरेडी आप भेज चुके हैं, लेकिन अंत में एक गालिब का एक कुछ पंक्तियों को लेके मैं अपना जो शून्यकाल समाप्त करना चाहता हूँ। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। धन्यवाद। Honorable Chief Minister may make a statement. Honorable Speaker sir, 0 hour discussion में जो टॉपिक ऑनरेबल मेंबर श्री निनोंग इरिंग जी ने जो लेके आया रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 371H एज पार विथ आर्टिकल 371A, इसका बहुत ही डिटेलली ऑनरेबल मेंबर ने हम सबको बीच में यहाँ पे कहा है। और इसका हिस्ट्री तो हम सबको पता है कि हमारा जो स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में काफ़ी लैकिंग है, और इसका डिटेल भी अपना ऑनरेबल मेंबर श्री निनोंग इरिंग जी ने भी शेयर किया। 1987 में जब अपना राज्य को फुल फ्लेजेड जब स्टेटहुड मिला, तो उसमें सभी का कहना वही है कि थोड़ा उसमें जल्दबाज तो ज़रूर हुआ है। और वैसे हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश में एजुकेशन जो है काफ़ी लेट से आया, और हमारा यहाँ के जो ट्राइबल कंपोजिशन है काफ़ी ज़्यादा है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि एंटायर कंट्री में नंबर ऑफ ट्राइबल का सबसे ज़्यादा नंबर्स अरुणाचल प्रदेश में है। भले ही हम लोग पॉपुलेशन कम हो सकता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। और उस वक्त में हम लोगों का एजुकेशन भी नहीं था, कनेक्टिविटी भी नहीं था, और एक दूसरा लीडर को पहुंचने के लिए तो उस वक्त में तो टेलीफोन भी नहीं था, तो कम्युनिकेशन का भी काफ़ी गैप हुआ था उसमें। तो मैं जितने भी जो हमारा फॉर्मर जो लीडर्स था उस वक्त में, मैं उन लोगों को ब्लेम नहीं करता हूं, क्योंकि उस वक्त में सिचुएशन ही इस प्रकार से ही था। तो जबकि मिजोरम और जो हम लोगों का अन्य जो नॉर्थ ईस्ट का अगर आप तुलना करें, तो वो सब तो बहुत एक छोटा स्टेट है, बहुत ही छोटा स्टेट है। तो और एजुकेशन भी काफ़ी एडवांस से ही वो लोग एजुकेटेड रहा, और उन लोगों का मांग शायद बहुत पहले से ही था कि स्टेटहुड चाहिए। तो अकॉर्डिंगली उन लोग ने अपना एक्सरसाइज बहुत पहले से करना शुरू कर दिया था। जब मिजोरम को स्टेटहुड देने का बात चला, तो साथ में अरुणाचल भी उस रिपीट में आ गया। और मिजोरम को तो जो प्रोविजंस जो दिया है, और अभी थोड़ी देर पहले ऑनरेबल मेंबर निनोंग इरिंग जी ने भी हाइलाइट किया है, आर्टिकल 371G जो स्पेशल प्रोविजंस जो दिया है। इसके बाद फिर नागालैंड को जो आर्टिकल 371A में जो स्पेशल प्रोविजंस दिया है, कि उस वक्त में वो लोग एजुकेटेड था, और वो लोग अच्छा से वो लोग एक्सरसाइज करके
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में बैठ के निगोशिएशन करके तो वो लोग ने प्रस्ताव आगे भेजा। मगर अरुणाचल में जैसे हमने जो कारण यहाँ पे जो बताया कि आपने लोग उस वक्त में एजुकेटेड भी नहीं था और एक दूसरा से एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी शायद अच्छी प्रकार से नहीं हुआ होगा, सिर्फ केवल यही सोचा हुआ कि एक स्टेटहुड फुल फ्लेजेड मिल जाने से बहुत अच्छा चीज़ हो जाएगा। तो उन लोगों का भी जो सोच था काफ़ी नेक सोच ही बोलना पड़ेगा। मगर अनफॉर्चुनेटली जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न दिया है, स्पेशल प्रोविजंस अपना यहाँ पे ट्राइबल्स लोगों का राइट्स को देखते हुए हमारे यहाँ के जो मिनरल्स है, रिसोर्सेस है, उसको देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस तो नहीं है। तो इसका अभी काफ़ी चर्चा करते हुए पहले जो अरुणाचल में इसका जो डिस्कशन हुआ तो वे बैक इन 1994 में एक टू बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होके 95 में यहाँ से रिकमेंड करके भेजा। उस वक्त में एक बिल पास किया दी देन गवर्नमेंट ने 94 में, द अरुणाचल प्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमरी लॉज एंड सोशल प्रैक्टिसेस बिल 1994। उसको पास करके शायद इस बिल का अंतर्गत में अपने यहाँ के जो ट्राइबल्स लोगों का राइट्स के बारे में कुछ मेंशन था होगा, उसको करके यहाँ से 95 में दिल्ली में भेज दिया। तो दिल्ली में पहुंचने के बाद वहाँ में जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने वहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल के साथ में डिस्कशन करके फिर फर्दर होम मिनिस्ट्री को रिकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। लॉ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्दर फिर उसको होम मिनिस्ट्री में रिकमेंड किया। वहाँ में ये लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने आप में इस प्रकार का प्रोविजंस डाल नहीं सकता है अनटिल एंड अनलेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं डालता है। तो लॉ मिनिस्ट्री ने होम मिनिस्ट्री को ये रिकमेंड किया कि ये बिल से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही करना होगा। उसको करते हुए फिर अभी वो कॉपी जो जब चीफ सेक्रेटरी के पास में यहाँ पे कॉपी भेजा, तो कॉपी भेजने के बाद में उसके बाद फिर उस बिल को वापस फिर विड्रॉ कर दिया गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने। ये था डेट जो विड्रॉ किया है 1998 में। 1998 में उसमें उस जो बिल जो यहाँ से भेजा था उसको विड्रॉ करते हुए इसके बाद दोबारा फिर 2006 में फिर एक यहाँ से लेटर लिखा कि आर्टिकल 371 को अमेंड करते हुए हम लोगों को आर्टिकल 371A और 371G की तरह प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को देना चाहिए। अकॉर्डिंगली 2003 में इसी सदन में एक टू रेजोल्यूशन फिर दोबारा पास किया गया कि हम लोगों का जो प्रोविजंस है लाइक मिजोरम एंड नागालैंड का जैसे होना चाहिए बोल के गवर्नमेंट रेजोल्यूशन एक भेजा फिर यहाँ से 2003 में भेजने का बाद फिर उस होम मिनिस्ट्री से फिर वापस जवाब आ गया कि मैं कोट करता हूँ, इट इज कंसिडर्ड व्यू ऑफ द मिनिस्ट्री दैट देयर इज नो नीड टू टिंकर विद द एग्जिस्टिंग लैंड लॉज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो शायद उस वक्त में वहाँ पे अच्छा से फॉलो अप नहीं करने का वजह से शायद मिनिस्ट्री को केवल सिर्फ लैंड का ही बारे में मेंशन कर रहे बोल के रिप्लाई भी उस तरह से आ गया। इसके बाद फिर फर्दर ये ठंडा बस्ता में फिर चला गया। तो अगेन हम लोग इसी सदन में सेवेंथ लेजिस्लेटिव असेंबली इन इट्स 5th सेशन 27 अगस्त 2020 में दोबारा फिर हम लोग ने चर्चा करके सभी CBOs सभी जो अपने यहाँ के स्टूडेंट्स बॉडीज़ के साथ में चर्चा करते हुए दोबारा इसको हम लोग ने गवर्नमेंट रेजोल्यूशन में लेके यहाँ पे इसी हाउस में हम लोग ने चर्चा करके इसको हम लोग ने दोबारा फिर यहाँ से होम मिनिस्ट्री में भेजा है। तो होम मिनिस्ट्री में भेजने का बाद तो इसके बाद 2 साल तो कोविड में चला गया। इसके बाद हम लोग का भी उतना वहाँ पे डिस्कशन तो नहीं किया, हाउस को हमको मिसलीड नहीं करना चाहिए। तो फर्दर लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये जो हम सब का जो बहुत पहले से एक चाहत है कि अरुणाचल प्रदेश अपने यहाँ पूरा 100% ट्राइबल ही बोलना पड़ेगा, सब ट्राइबल लोग ही यहाँ पे बसते हैं और यहाँ पे हमारा रिसोर्सेस बहुत रिच रिसोर्सेस है। लेकिन उसके लिए अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक प्रोविजन नहीं होगा तो अरुणाचल प्रदेश को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो हम लोगों को मिल नहीं पाएगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट मैं तो ये मानता हूँ कि हमारा हर एक ट्राइब का जो कस्टमरी लॉस है, जो कल्चर है, उसको हम लोगों को प्रिजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है।
तो उसके लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये अमेंडमेंट लेके आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी जैसे ऑनरेबल मेंबर ने जो कहा कि अभी लकीली अपना लॉ मिनिस्टर भी अपना ही राज्य का है, तो थ्रू यू ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आने वाला दिनों में यहाँ से एक तो हाई लेवल एक डेलीगेशन ऑल पार्टी एक डेलीगेशन लेके मैं दिल्ली में जाऊँगा और वहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री को सबसे पहले लॉ मिनिस्टर साहब को मिलूँगा। इसके बाद उनका एडवाइस सुनते हुए इसके बाद ज़रूरत पड़ने से होम मिनिस्ट्री में भी हम लोगों को जाना होगा। तो एक डेलीगेशन यहाँ से जाके फिर वहाँ पे अप्राइज करना ये बहुत ही ज़रूरी है। टिल सच टाइम अगर हाउस अगर एग्री करे तो हम लोग ने जो 27 अगस्त 2020 को जो रेजोल्यूशन जो एडॉप्ट करके भेजा है उसको रिटरेट करते हुए हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक रिमाइंडर एक लेटर गवर्नमेंट की ओर से हम लोग भेज देंगे। थैंक यू। Next, item number 2, 0-hour discussion. Tarin Dakpe may raise the matter regarding handing over of Kamle hydropower project to NHPC Limited from Jindal Power. Thank you, Honorable Deputy Speaker. First of all, through you, I would like to extend my heartiest thanks to Honorable Chief Minister and Deputy Chief Minister regarding this handing over of Kamla Hydro project to NHPC from Jindal Power Department. Just few years ago, हमारे जो माननीय सीनियर मोस्ट जो एक लीडर है हमारा अरुणाचल का निनोंग एरिंग साहब ने जागृत किया है रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ 371 आर्टिकल का जो एस का अरुणाचल का बारे में। ये भी एक सब्जेक्ट हो गया। अरुणाचल में जो है हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे फिर भी हमारा हाथ में नहीं रहेंगे, इसलिए बहुत ज़रूरत पड़ा है। ये पानी हमारा है, पहाड़ हमारा है, मिनरल हमारा है, लेकिन हमारा नहीं रहेगा जब तक ये 371 आर्टिकल को मिजोरम का जैसा नागालैंड का जैसा अमेंडमेंट नहीं करेगा, तो फ्यूचर के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होंगे। दूसरा है ये मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में दो तो मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट है। वन इज़ लोअर सुबनसिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट, वो NHPC चला रहा है। ये तो बहुत साल से चल के आया है। अभी 200 मेगावाट का 2000 मेगावाट का वो हमारा गवर्नमेंट को, CM सार को, डिप्टी CM को, हाइड्रो पावर कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि NHPC ये साल में 500 मेगावाट का कमीशन करेगा, which will be inaugurated by our ये जो स्टेट का या प्राइम मिनिस्टर करेंगे। लेकिन हम देखा है हाइड्रो पावर बहुत अच्छा है। दिस इज़ ए रिनाउंड एंड पायनर है, वन ऑफ द पायनर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो हाइड्रो पावर का। लेकिन अरुणाचल में अब तक एक भी हाइड्रो पावर कमीशन नहीं हुआ है इतना साल से, जबकि हमारा नेपको तो 600 मेगावाट तो कर दिया। बाकी हाइड्रो पावर हमारा जो रंगा नदी का भी कर दिया, जो नेपको है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, लेकिन ये NHPC अभी तक नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए मेरा ये तक हमारा जो कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट एक तो 1800 मेगावाट है, जो मेरा एकदम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के करीब में है, कामेन ये कमला रिवर का, उसको जिंदल को दिया। इसको पहले हम NHPC को दिया गया था, लेकिन NHPC कॉरपोरेशन को कैसा जिंदल को दिया दैट वो हिस्ट्री को हमको मालूम नहीं है, क्या हुआ कैसा उस समय का गवर्नमेंट का कुछ डिसीजन था होगा या कहीं से भी प्रेशर आया होगा। अगेन NHPC को DPR बनाने देकर उसको जिंदल को दिया। प्राइवेट कंपनी है हाइड्रो पावर का, लेकिन NHPC जो है इंटरप्राइज है। तो हमने एज सुन एज आई इलेक्टेड एज MLA ऑफ ये जो 24 रागा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, हमने जिंदल को बहुत बार दिल्ली में भी किया, अप्रोच भी किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। देन आई हैड टू अप्रोच टू द आवर गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर सर को, देन डिप्टी CM को, देन हमारा कमिश्नर पावर को। करने के बाद
अब जो है ये हाइड्रो पावर को फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाइड्रो पावर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे हैव ऑलरेडी ये जो बेसिंग वाइज एलोकेशन किया है। और मेरा जो कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट जो 1800 मेगावाट है उसको ये एनएचपीसी को दिया गया है। लेकिन अभी बात है कि ये जो हमने इसलिए बीच में बोला था कि एक सुतलेज उस कंपनी को दो बोल के, वो एक अच्छा कंपनी भी है और मानता भी है। तो एनएचपीसी का एक है एटीट्यूड पहले का जो है कि उनका जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, दे डोंट बॉर्डर फॉर एनी, ये जो आपका जो गवर्नमेंट का भी बात नहीं मानता है, उनका मन मर्जी होता है। हम जो देखा है, अब तो CMD आया था रिसेंटली हमारा बॉलीवुड फेस्टिवल का टाइम में, उसमें हम सीधा बोला है हमारा इन प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल डिप्टी CM का सामने कि आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा ट्राइबल सोसाइटी में आप चीफ सेक्रेटरी हो या आप मिनिस्टर हो, नमस्कार देने के बाद अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो ही ऑल्सो इरिटेटेड, अरे आप इतना पुट्टो ने हम आपको क्या बात, ये टाइप का हमारा भी होता है ट्राइबल जो आदमी का मेंटेलिटी। अब अच्छा हुआ तो आपके लिए पूरा पकड़ के भी रख देगा और मरने से भी उठा के ले जाएगा, तो हमने उनको भी बोला है। तो इसलिए ये जो हाइड्रो पावर, कमला हाइड्रो पावर को अब मेरा रिक्वेस्ट है कि कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 1800 मेगावाट was awarded to the Jindal Power Limited and allocated to National Hydro Power Corporation from Jindal as they could not start the work Kamla Hydro project. Now my point is that NHP could not start the work as per government order Ministry of Hydro Power. अभी तक start नहीं कर रहा है. As you are aware of the fact that Lower Subansiri Hydro Power 2000 megawatt is being constructed by NHPC, but it has been found that the project is not covered under MOAs or MOUs. However, NHPC project limited has promised to commission 500 megawatt during 2022. Although NHPC is regarded one of the pioneers of power developer, till that no project has been commissioned in our state. Now, Kamla Hydro project 1800 megawatt has been allocated to NHPC by the government of India, Ministry of Hydro Power. Therefore, I urge the government of Arunachal Pradesh through Deputy Speaker Sir to prepare the MOS with the following condition. ये जो अभी मैं ये जो MOU साइन करेंगे, हम एक इसमें आपको गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि MOU ऐसे साइन करना पड़ेगा कि for filling up of Group C and Group D posts be reserved for candidate who belong to project affected areas 100%. Skill and semi-skilled posts be reserved for that candidate who are belongs to project affected areas. The recruitment or interview of reserved posts must be conducted in the office of the ED or Itanagar instead of conducting at NHPC headquarters, New Delhi. Any civil contract work amounting to ₹1 crore only should be compulsorily awarded to the contractors belonging to the immediate project affected contractor by through work order system. Since we have two mega projects, Kamla Hydro Power Project 1800 megawatt and Lower Subansiri Hydro Power Project 2000 megawatt in my district, so one ITI institution, industry training institution, may be established to train up the educated unemployed youth. Later, they can be engaged them in the both mega hydro projects. 2% of the pre-power should be shared from the power developer for local area development fund. MLA of the concerned area or hydropower electric power project local implementing committee should be consulted before execution of MOU. The land acquisition for the project should be done under Balipara Sodia Frontier Track or Zoom Land Act 2005 का खट ये इंस्टेड ऑफ लाड़ा एक्ट में, या हम जूम एक्ट में आपको देने के लिए बोल रहे हैं. 26% be made state share so that state government control over the NHP और 76% NHP सेंट्रल लेना है, 26% स्टेट शेयर. तब हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट ये जो कॉर्पोरेशन को कंट्रोल में रखेगा, तब इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरत होगा और जल्दी होगा. अदरवाइज वो लोग मनमानी करेगा और कब बनेगा कब नहीं बनेगा, देयर विल बी नो कंट्रोल ओवर देम. सो दिस इज माय सबमिशन दैट ये जो अभी MOU को बहुत अच्छा से गौर से देखिए थ्रू
डिप्टी स्पीकर सर, हम गवर्नमेंट को यही अपील करना चाहूँ कि एमओयू अच्छा से करना है। जब हमारा जो एरिया दे आर रेडी टू डोनेट, आपका जो लैंड देना चाहता है, नदी को देना चाहता है, दे शुड ऑल्सो बी गिवन, ये गिव एंड टेक पॉलिसी भी होना पड़ेगा, उनको भी बेनिफिट मिलना है। ये तो नेशन का ही एक प्रोजेक्ट है और नेशन के लिए है, इसको हम लोग सब ये लोकल एरिया डेवलपमेंट को भी हम देखना है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू द 0 आवर जो डिस्कशन में हमको दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Thank you. Now, the Deputy Chief Minister and Minister in charge of hydropower may make a statement on the matter raised by Honorable MLA. Honorable Deputy Speaker जी, ये जो Honorable Member का 0 आवर डिस्कशन में जो हाइड्रो पावर कमले प्रोजेक्ट को इशू को लेके ले आया है के बारे में मैं कुछ चीज़ विस्तार से बोलना चाहूँगा। पहले तो ये है कि अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश, और इसीलिए 2007 से लेके अभी तक हमने 153 MOU किया है, MOA हमने जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर का साथ और CPSU दोनों का साथ मिलके अभी तक 157 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए MOA किया, और टोटल हाइड्रो पावर कैपेसिटी है 46,943। लेकिन वो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम जिस तरह से एक्सपेक्ट किया रहा, जिस गति से चलना चाहिए, जिस गति से प्रोग्रेस होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। बाद में हमने फिर उनको नोटिस दिया गया है कि आपका प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रहा है, तो आपको क्यों टर्मिनेट किया ना जाए। उस पर भी उनका कोई जवाब नहीं है। तो हमारा जो इंटेंशन है टर्मिनेट करने के लिए हमको उनको लिख के दिया है। तो अभी तक हमने 44 जो MOA किया है प्राइवेट डेवलपर का साथ, हमने वो उनका जो सीरियसनेस नहीं होने का कारण से हम उनको टर्मिनेट किया, और टर्मिनेट करने के बाद उनको हम CPSU को रिक्वेस्ट किया है कि ये जो टर्मिनेटेड प्रोजेक्ट है आपको लेना है, क्योंकि CPSU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है और उनका पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, और उनका परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी भी इज नोन टू एवरीबॉडी। ये हमारा जो CPSU है, NHPC बोलो, निपको बोलो, टेहरी हाइड्रो पावर जो कॉरपोरेशन बोलो, या सतलेज जल विद्युत निगम बोलो, उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट भारतवर्ष में किया है। तो इसलिए उनका परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी में कोई डाउट नहीं है। इसलिए हमने बोला है कि जो 44 प्रोजेक्ट जो टर्मिनेट हुआ है, ये आप एडॉप्ट कीजिए, आप ले लीजिए। जो भी है हमारा जो भी टर्मिनेट जो हमारा जो 153 प्रोजेक्ट जो MOU किया है, उसमें से हमारा जो CPSU है, जैसा हमारा रंगा नदी 405 मेगावाट और पारे 110 मेगावाट, वो निपकोटारा पारे अलग
कंपनी है, पारे भी निपको ही है ना, पारे और ये जो 405 जो रंगा नदी है, दोनों निपको ने कंप्लीट किया अभी तक। और एक है दीक्षी प्रोजेक्ट जो प्राइवेट डेवलपर्स 24 मेगावाट अभी तक कंप्लीट किया है। उसके अलावा जो 2000 मेगावाट आपने जो बोला है लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट है 2000 मेगावाट, काफ़ी समय लग गया। असम का तरफ से कुछ ये जो कंप्लेन आने का वजह से काफ़ी देर हुआ, फिर भी अभी उसका 2 यूनिट मिला के 500 मेगावाट अभी इसी साल कंप्लीट होने वाला है। और ये जो 2000 मेगावाट है अभी तक भारतवर्ष में सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये 2023 में कमीशन हो जाएगा और उसमें से हमको 240 मेगावाट फ्री पावर मिलेगा वहाँ से। अभी जो उसका बाद हमारा जो लॉन्ग पेंडिंग जो दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है 2880 मेगावाट का, वहाँ का लोगों ने काफ़ी कोशिश किया है, गांव-गांव जाके अवेयरनेस प्रोग्राम लाया है, लोगों को कन्विंस किया है। तो कन्विंस करने का बाद लोगों ने वहाँ का एरिया का जो लोग है, दिबांग वैली हो, लोअर दिबांग वैली हो, वहाँ का जितना भी पब्लिक लीडर है, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया जो लोग हैं, उन लोगों ने माना है कि ये प्रोजेक्ट लाना है, करना है। अभी तकरीबन 90% से ज़्यादा लैंड एक्विजिशन हो चुका है और हमें उम्मीद है कि ये जो प्रोजेक्ट है जल्दी शुरू हो जाएगा। और उसके लिए मैं दोनों एमएलए जो दिबांग वैली का मुचू मिठी जी है और लोअर दिबांग वैली का मुपी मिहू जी है और लोअर दिबांग वैली के दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन दोनों ने काफ़ी कोशिश किया है, लोगों को कन्विंस करने में काफ़ी मदद किया है। और मोपी मिहू ने तो अपने जो पॉलिटिकल कैरियर को दावा में रख के पूरा का पूरा उसको जो लैंड एक्विजिशन को लेके जो उन्होंने सरकार को मदद किया है, उसी का कारण अभी हम तकरीबन ये अभी जो है ये जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट होने वाला है, शुरू होने वाला है। तो मैं दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट होगा 30,000 करोड़, तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 30,000 करोड़। इसमें से रेवेन्यू जनरेशन होगा 600 करोड़ और जो है फ्री पावर है 60 करोड़ हमको मिलेगा एनुअली, 60 करोड़। उसका बाद जो टर्मिनेटेड प्रोजेक्ट है हमारा, ऑलरेडी टर्मिनेटेड प्रोजेक्ट है, उसमें से हम निपको को नाफरा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है 120 मेगावाट और न्यू मेलिंग 90 मेगावाट जो तवांग में है उनको सौंपा है। और दिबांग वैली में अमूलिन 420 मेगावाट है और एमिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 500 मेगावाट का है और मिहुंडन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 400 मेगावाट है। वो जो हम सतलेज जल विद्युत निगम को सौंपा है और ये उन लोगों को उन लोग द्वारा ये काम जल्दी से शुरू होता है। जो हमने मेरा अपना लेवल में मेरा अपना हाई ऑफिस जो हमारा जितना भी ऑफिशियल्स है उनका साथ मिलके हम जो पावर मिनिस्ट्री में जाके
बातचीत करके जो अरुणाचल प्रदेश में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पोटेंशियल है, हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, उसको जल्द से जल्दी करना है। तो उसको लेके काफ़ी चर्चा की है हमने। और हमने दिल्ली में जो चारों जो CPSUs है, NSPC हो, ईपको हो, टेहरी जो हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो और सतलज जल विद्युत हो, सभी CMD का साथ हम मीटिंग करके जो हमने भारत सरकार ने और हमने मिलके जो 29 प्रोजेक्ट उनको सौंपा है, उसको भी जल्द से लेना है बोल के उनको का साथ डिस्कस हुआ है। और उनमें उनका यही क्वेश्चन है कि वो ये जो सरकार ने उनको सौंपा है 29 प्रोजेक्ट, उसमें जल्द से जल्द वो लोग कार्रवाई शुरू करेगा। उसमें से जो है एक है उसमें से आपका जो अभी जो आपने जो लाया है 0 आवर में, वो है कमले हाइड्रो प्रोजेक्ट 1800 मेगावाट का। शुरू में जिंदल हाइड्रो प्रोजेक्ट तो पावर डेवलपमेंट को दिया गया रहा, उन्होंने उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाया। हमने काफ़ी नोटिस दिया है, नोटिस देने के बावजूद वो लोग करेगा कर नहीं पाता है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इनको NSPC को सौंपा गया। और ये आप पूछ रहा है कि ये जिंदल से NSPC को कैसा चला गया, या NSPC का था शुरू में, NSPC से जिंदल का पास कैसा चला गया वो भी मालूम नहीं है। ये शुरू में NSPC को ही दिया गया रहा, CPSU को दिया गया रहा। लेकिन बाद में उस समय का सरकार ने ये तय किया, अरुणाचल गवर्नमेंट को लिखा गया कि ये जो NSPC को दिया गया है इसको आप जिंदल को देना चाहिए। उस तरह का जब उनसे चिट्ठी आया तो हमारा सरकार ने भी, उस समय का सरकार ने फिर NSPC से लेके जिंदल को दे दिया, उस समय का सरकार का समय। और NSPC ने जिंदल जब लिया है NSPC से 100 करोड़ दे के ये जिंदल ने लिया है। तो अभी फिर जब जिंदल फेल हुआ है, जिंदल काम नहीं कर पाया, तो हमने तय किया, सरकार ने तय किया है, भारत सरकार ने भी तय किया है, इसको फिर NSPC को वापस दिया जाए। तो अभी भारत सरकार का यही है कि उस पर अच्छा से सर्वे हो, इन्वेस्टिगेशन हो, कॉस्ट एनालिसिस करे, और आपका जो ये जो है आपका ड्यू डिलिजेंस किया जाए। तो अभी ड्यू डिलिजेंस का काम शुरू हो गया है, एनालिसिस का काम अभी चलेगा। तो ये जब सब हो जाएगा तो कितना खर्चा आएगा टोटल, जब ये जो एनालिसिस होगा वो भारत सरकार में जाएगा, उसका बाद भारत सरकार आदेश देगा कि NSPC को कि आप सरकार का साथ MOU साइन करें। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस जल्दी से जल्दी हो जाएगा, हमारा उम्मीद है, और हम MOU साइन करेगा। आपने जो बोला है कि MOU साइन करने के लिए कुछ आपने जो कंडीशन दिया है, MOU में जो भी कंडीशन होगा, ये हम यही कोशिश रखेगा कि हमारा अरुणाचल का इंटरेस्ट में और लोकल एरिया का लोगों के इंटरेस्ट में हो, ये हम जरूर रखेंगे। और इसके बारे में आप थे, ऑनरेबल CM थे, हमारा जो सीनियर ऑफिसर्स थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे। हमने स्पॉट में जाके और हमारा जो 2000 मेगावाट वाटर सबमर्सिबल प्रोजेक्ट देखने के लिए जब गया रहा, हम लोग राउंड टेबल बैठ के वहाँ काफ़ी चर्चा हुआ है इस कामले प्रोजेक्ट के बारे में।
और उनका एनएचपीसी का सीएमडी आपको खुद बोला है कि हमारा तरफ से जो भी होगा हम लोकल एमएलए से बात करके, लोकल लीडरशिप से बात करके करेगा। और जो भी वैकेंसीज होगा, चाहे स्किल हो अनस्किल हो, अगर स्किल का होगा हम स्किल ट्रेनिंग दे के हम लोकल एरिया का लड़का को ही लगाएंगे। अगर स्किल नहीं है तो हमारा आईटीआई है, हमने अभी आईटीआई रोइंग को उसी कारण के लिए उसमें स्पेशलाइज ट्रेनिंग हम देंगे। और जैसे जैसे वैकेंसी होगा हमारा जो लड़का को ही हम, चाहे दिबांग वैली प्रोजेक्ट हो चाहे आपका कामले प्रोजेक्ट हो, वहाँ लोकल लड़का को ही हम देंगे। जो भी होगा हम लोकल लड़का को ही देंगे। 100% रिजर्व हम लोग का लोकल लड़का के लिए होगा। और आपने बोला है कि जो एमओए है बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक का एक्ट का आधार पे होना है। आपको मालूम है कि कल ये जो एक बालीपारा एक्ट है ऑब्सोलेट हो गया। कल सीएम साहब ने उसको ऐलान किया है कि ये जो हमारा जो बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक है, सरिया फ्रंटियर ट्रैक है, पुराना जो भी है जो एक्ट है वो जो ऑब्सोलेट हो गया तो इसीलिए बालीपारा ट्रैक का एक्ट से नहीं होगा वो। हालांकि जो भी होगा जो हम स्टेट इंटरेस्ट के लिए करेगा और लोकल एरिया जो भी होगा, जो भी सब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वहाँ में, जो भी टेंडर होगा, जो छोटा छोटा जो टेंडर होगा जो लोकल लोग ले सकता है, उसमें हम ज़रूर एमओयू में ये प्रोविज़न रखेगा कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर को मिले, लोकल एंटरप्रेन्योर को मिले और जो भी होगा, जो भी काम होगा फिर लोकल एमएलए से बात करके करेगा। तो ये मैं आश्वासन देता हूँ आपको। और एक बात है कि ये आपने पूछा है कब से शुरू होगा। जब ये जो कॉस्ट एनालिसिस जब ख़त्म हो जाएगा, कॉस्ट एनालिसिस जब जिंदाल और ये जो एनएचपीसी करेगा जिंदाल का साथ मिल के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेगा जल्द से जल्द, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ग्रीन सिग्नल लेगा तब हम एमओयू कर देंगे जल्द से जल्द। और हम अभी फिर दिल्ली जाएंगे, इसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे एनएचपीसी का साथ, हम फिर चर्चा करेंगे दोबारा, ताकि ये जो है 1800 मेगावाट जो कमले हाइड्रो प्रोजेक्ट है, आपने कई बार मेरा साथ आए हैं, पब्लिक लीडर को भी लेके आए हैं। आप चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द हो और पब्लिक का जो भी है, लोकल एरिया का जो भी कोऑपरेशन है आप देगा वो बोला है। तो इसीलिए मैं भी चाहता हूँ, सरकार भी चाहता है कि ये जल्द से जल्द हो। लेकिन एनएचपीसी का ऊपर आपको कोई डाउट नहीं रखना है। एनएचपीसी वन ऑफ द टॉप हाइड्रो पावर जो कंपनी में से एक है और उन्होंने भारतवर्ष में बहुत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किया है। अरुणाचल में अभी लोअर सुबनसिरी जो कर रहा है, अभी दिबांग वैली का शुरू हो जाएगा और कामले का भी शुरू हो जाएगा। तब देखेगा कि ये जो एनएचपीसी कितना काम करता है। तो एनएचपीसी को हम लोग डाउट नहीं करेंगे, एनएचपीसी ज़रूर काम करेंगे। उनको जो भी कोऑपरेशन देना है सरकार का तरफ से, जो भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो, उनको सपोर्ट के लिए जो भी होगा, मदद होगा, हम सरकार का तरफ से देगा। आपको भी रिक्वेस्ट है कि लोकल एरिया में अगर उनके सुरक्षा के लिए, उन लोगों के लिए सुरक्षा के लिए जो भी मदद होगा आपका तरफ से वो आप एक्सटेंड करेगा। आपको बोला ही है, इसलिए हम लोग सब मिलके ये जो प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू करने के लिए हमारा जो कोशिश है, ये कोशिश रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने बहुत बता दिया, उसके लिए बहुत सबमिशन हूँ। साथ में ये जो एक्ट को जो है ऑब्सोलेट कर दिया। देयर इज अनदर एक्ट, जूम लैंड एक्ट का 2005 में आपने हमारे यहाँ से पास किया। तो जूम लैंड एक्ट इजी होता है, लारा एक्ट में लंबा चौड़ा हो जाता है। हमने पावर हाइड्रो पावर का जो है उनको हम बोला था कि ये जूम लैंड एक्ट में होने से डीसी लोग रेट को बनाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑनरेबल मेंबर्स, यहाँ इस सदन में 2 0 आवर्स डिस्कशन लाया आज।
एक लाया ऑनरेबल एमएलए निनोंग एरिंग जी ने, जो कि सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है। वो आर्टिकल 371H को लेकर के 371A में या G में कन्वर्जन होने से ठीक है। तो उसमें भी हम लोग सरकार का तरफ से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तरफ से संतोषजनक एक रिप्लाई मिला कि ये ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर के दिल्ली को जाएंगे और उसके लिए फिर परसू करेंगे, जो कि ऑलरेडी मैटर इज ऑलरेडी देयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इस सदन से पास करके ऑलरेडी भेजा हुआ है, उसको फिर फॉलो अप एक्शन लेंगे। फिर जो आवर डिस्कशन 2 नंबर में लाया था रिगार्डिंग हाइड्रो पावर कामले, आपका अभी हम लोगों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ हाइड्रो पावर का तरफ से फिर बहुत अच्छा एकदम संतोषजनक रिप्लाई मिला, जो कि आपको उसको सुन के संतोष होना चाहिए। ये भी पूरा हमारा ऑल अरुणाचल का जितना भी जनसंख्या है, खास करके ट्राइबल पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, खास करके जो इफेक्टेड एरियाज को ध्यान रखते हुए जो काम करेंगे या जो काम हो रहा है, तो उसमें शायद आपको भी इसमें एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा था, और आप दोनों ने जो भी लाया हमारे पूरा जनसंख्या का या हमारा अरुणाचल प्रदेश का वासियों के लिए लाया है। तो दोनों डिस्कशन का जो है अच्छा रिप्लाई मिला। नेक्स्ट विल मूव टू आइटम नंबर 3, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। श्री ग्रेबल वांगसू may make a short statement on the matter regarding the dereservation of forest and issue of payment of NPV for forest area by user agencies in Arunachal Pradesh. Sir. Thank you, Speaker, sir, for giving me this opportunity to start this short duration discussion on the reservation as well as the issue of NPV in Arunachal Pradesh. Speaker, sir, the matter of reserve forest notifications of Arunachal Pradesh due to the this issue was raised in the past in one of the previous sessions in this August House. However, the short duration discussion in this August House today is an attempt to bring out some of the vexed issues and also to discuss in details with regard to the matter and present a way forward, or for that matter, a roadmap towards achieving the objective. Speaker, sir, the Assam Forest Regulation 1891 prescribes a time limit of not less than 6 months for settlement of claims. But the final notification of around 66% of our preliminary notified forest of Arunachal Pradesh are yet to be finalized, and there is no final notification on that. In fact, the forest settlement officer, or for that matter, who is the concerned deputy commissioner, could not finalize the settlement proceedings since he could not settle the claims and objections of the villagers for a long period of around 2 to 20 years, or in fact for decades. And as a result, no allotment of land can be made by the administration in most of the towns in Arunachal Pradesh, like Namsai or Deomali, or including the state capital, Itanagar. Even for construction of hospital, its upgradation, or fire station, or state highways, that's because this all areas, this all falls under the notified forest. Even some of the final notified forest of Arunachal Pradesh were notified in the past without in fact following the due process of law and proclamation, or even consultations with the villagers who actually form this, who actually are the actual stakeholders. Speaker, sir, I wish to bring it to the notice of this House that, for example, the Dening Reserve Forest in Lohit district was notified under Section 17 of the Assam Forest Regulation 1891 on 23 September 1977. But the Honorable Guwahati High Court Itanagar bench in its judgment dated 29 March 2011 in the writ petition number 489 of 2009 held that, I wish to quote, I quote, the notification number 118/68 dated 23 September 1977
under Section 17 of AFR 1891 was in violation of provisions of the Assam Forest Regulation 1891 and then the Balipara Tirap Sadia Frontier Trek Jumland Regulation 1947, and as such other related notifications, and was liable to be declared null and void. And in fact, sir, you would appreciate that the delay for this, the reason for this delay in finalization of most of the reserve forest in Arunachal Pradesh is actually due to the angst of the tribal villages against notifications and large number of representations, objections, and including claims from them against preliminary notifications issued decades back without actual consultations with the villagers who actually formed the original distinct stakeholders. The main reason for such agony of local villagers leading to large number of representations and objections is due to the fact that although Arunachal Pradesh is endowed with rich forest and biological diversities, the reservation of USF area, which were under traditional customary ownership of tribals, were declared as notified forests. In the past, although these forests were very close to the existing human habitations, infringing upon the very basic rights of our tribal communities. Speaker sir, with no malice towards the forest department, and this is here, it's not about blame game. The areas which were reserved under various categories in the past were not only difficult and interior, but also because these were very close to the village habitations, situated adjacent to the bridle paths or kacha roads of those times. It was otherwise also very difficult for the forest department or any other government departments to surmount harsh topography to reach interior villages which require days of foot march from the nearest roadhead. Therefore, to embark still further beyond those villages or to reach those areas which were very, very inhospitable and in fact very difficult to survey, demarcate, or even map those lush green forests in those times. And in fact, I would like to say that even those were never tried by our departments, our officials, because of such treacherous mountainous areas, despite those areas being covered with lush green evergreen forest. As a result, now such notified forests, either preliminary or final, are adjacent to the villages and human habitations, especially in the plain areas where communication network is being developed by the government now. These are the areas which actually today are required for development of the villages and for weaning away the tribal communities of Arunachal Pradesh from forest dependency and bringing them to the mainstream of our society. Honorable Speaker, however, the Supreme Court of India in its judgment dated 13/11/2000 in the interlocutory application number 2 in the writ petition 337 of 1996 has ordered that, I quote, pending further orders, no de-reservation of forests, sanctuaries, national parks shall be affected. So 20 years have passed since then, and there has been no tangible effort to convince the Honorable Supreme Court of India the need of the hour to lift such a ban for upliftment of the tribal communities of Arunachal Pradesh in particular and in the interest of the human society in general. Although the tribal people of Arunachal Pradesh do not have easy access to either the Honorable Supreme Court of India or such other rightful forums like the National Green Tribunal to voice their concerns or dissent, but those who were more equal than other tribals have been finding ways to mend or bend the Honorable Supreme Court of India's judgment of dated 13/11/2000. A case in point is the Deopani Reserve Forest in Lower Dibang Valley of Arunachal Pradesh, where the Honorable Supreme Court of India, in its judgment dated
9 September 2011, on the recommendation of the Central Empowered Committee, allowed dereservation of 134 hectares of Deopani Reserve forest area in lieu of 163 hectares of lush green forest area declared as Senjan Reserve Forest. On the other hand, for the unfortunate ones, the case of Gali Reserve Forest on the same lines was turned down by the Ministry of Forest and Environment, Gov of India, while letter dated 23 April 2004, citing the same Honorable Supreme Court of India order dated 13/11/2000, and stating that the encroachments cannot be regularized by dereservation of reserve forest. Yet another example is the dereservation of Pasighat Station Reserve, where the Honorable Guwahati High Court, in its judgment dated 13/6/2006, in the PIL number 1 of 1997, stated that, I wish to quote, there being no final notification whatsoever issued as is required under the law converting the land in question into reserve forest, the same cannot be considered to be part of reserve forest. Speaker sir, thus the notification of Pasighat Station Reserve for 398 acres, that is approximately 161 hectares, issued white number that is in dated 18/10/1980, was perhaps struck down as the court held the allotment in favor of Arunachal Pradesh Relief and Welfare Charitable Society on 11/10/1995 for establishment of medical college at Pasighat as valid, and agreed to the transfer of said land together with the building from the Arunachal Pradesh Relief and Welfare Charitable Society to the Central Agriculture University, and thereafter allowed construction of College of Horticulture and Forestry in Pasighat. And we have yet an example of the Denning Reserve Forest in Lohit district of Arunachal Pradesh, notified under Section 17 of Assam Forest Regulation 1891, White Gazette Notification number 118/68 dated 23 September 1977. The Honorable Guwahati High Court Itanagar Bench, in its judgment dated 29 March 2011, in writ petition number 489 of 2009, held that, I wish to quote, the notification number 118/68 dated 23 September 1977 under Section 17 of AFR 1891 was in violation of provisions of the Assam Forest Regulation 1891 and the Balipara Tirap Sadia Frontier Trek Jhum Regulation 1947, and such other notifications, related notifications, were liable to be declared null and void. It further directed the respondent authorities to settle the dispute with the tribal villagers by making payment of adequate land compensation within 4 months. And therefore, consequently, the Ministry of Defence, Government of India, paid rupees 23.27 crores for acquisition of 241 hectares of land, which were part of Denning Reserve Forest, to the villages of Bondaru and Chindangam of Lohit district in Teju. And yet another example is the 140.30 square kilometer Itanagar Reserve Forest declared as Wildlife Sanctuary under Section 18 of Wildlife Protection Act 1972. Although a small portion of around 30 square kilometer is perhaps excluded from the sanctuary area, but the majority of the Itanagar Wildlife Sanctuary still houses the present-day capital of Arunachal Pradesh. Likewise, is the case of the Namsai town with a population of around 10,000 human beings. Although Namsai town has been in existence as a subdivision of Lohit district for at least 40 years and even declared a district headquarters by the government of Arunachal Pradesh in 2014, but legally it still falls inside the reserve forest, which was declared more than 75 years back in 1936. Even the notification itself gave right of way to the inhabitants of 6 villages, including Namsai, proving that Namsai existed much before 1936. But the irony is that the district headquarters of Namsai falls in reserve forest,
while the state capital of Arunachal still falls in a wildlife sanctuary. Since the forest department does not give any no objection certificates inside their reserve forests or wildlife sanctuaries, so no allotment of land can be made by the administration of either Itanagar or Namsai. But the city grows haphazardly with demolitions being carried out off and on. Speaker, sir, yet another case is that of Vijayanagar Circle near China border in Changlang district of Arunachal Pradesh, which is still connected only by helicopter or by a 20 days march from the nearest administrative town of Miao, and that the Vijayanagar having around 5,000 human population. A motorable road has just been recently approved after much persuasion of the Lieutenant Governor of Arunachal Pradesh and after a protracted battle of 25 years with the Ministry of Environment and Forests, Government of India, under the intricacies of Forest Conservation Act, for the only reason that the lone possible road alignment to Vijayanagar passes through the Namdapha National Park. Similar is the case of the Deomali Township in Tirap district of Arunachal Pradesh, which has a thriving population of around 10,000. It is an ADC headquarters and has all the modern facilities, whether it's market, schools, colleges, hospitals, bus stops, inspection bungalows, and so on. However, the genesis of Deomali town is found at least since 1948 for an agreement signed on 8 September 1948 between the the chief of Namsang then in Nepal, and the government of Assam, when the former requested a letter to take over the management of 10,888 hectares of forest land for 50 years. An area of 100 hectares was also given by the chief of Namsang, to RK Mission Narottam Nagar Deomali for setting up a school for the tribal children. And then said school started functioning since 1972 and has been in existence since then. A number of wood-based industries were also established and were functioning in Deomali since around 1970s, but they became stationary in 1996 when the Honorable Supreme Court stopped functioning of all WBIs, the wood-based industries, in the T.N. Godavarman case. Speaker, sir, the cases of constitutions of 4 village forest reserves constituted in Longning district of Arunachal Pradesh and suffering the same kind of fate will be amiss if they did not find the mention they deserve. These forests are the Chatong VFR 3.03 square kilometers declared in 1994, Chopnu VFR 5.14 square kilometers 1994, Rujen VFR 20.28 and Rusa Chopsa VFR 7.5 that was notified in 1987. As also explained earlier, these had been notified as VFR, Village Forest Reserves, about 30 to 35 years back, consisting of areas absolutely adjacent or very, very close to the existing habitations and villages, without explaining either its intricacies or the benefits or even the detriments of having such reserve categories of forest at the doorstep of the villagers who actually are the stakeholders. When Arunachal Pradesh in 1990 still has 79.63%, that is roughly around 66,688 square kilometers of geographical area as forest cover and 61% as recorded forest area as per the State of Forest Report 2019. So the status of forest cover, or RFA, some 3 to 4 decades back, can very well be imagined that areas near to villages would also have been equally dense as other more interior areas actually required to be reserved. Arunachal must have been almost 90% forest, so it was convenient to notify those forest areas as reserve, which were accessible and not unapproachable, distant and remote forest areas, which not only could have acted as catchment areas for the downtown villages, but would also serve the country and the state for their carbon sequestration needs for centuries together. In some other countries, Honorable Speaker, sir, some other countries of the world, where conservation and preservation of forests is practiced in letter and spirit,
Remote areas away from human habitations have been notified for conservation of flora and fauna and to avoid the possible human-animal conflict. Such acclaimed forests like the Yellowstone National Park in the United States, or the Kruger National Park in South Africa, or the Amazon forest in South America, to name a few, are renowned for being pristine. They are out of bounds for general public, except as tourists or guides or nature warriors, and that too only in the buffer area, not in the core area. The core area is meant only by the forest officials and researchers for conservation purposes only. But in case of above 4 VFRs in Longding district of Arunachal Pradesh, their villagers have to survive a battle each day for collection of firewood or minor forest produce needs, as they are often threatened by forest officials not to venture deep inside such village reserve forest, because this being reserve category of forest areas. On the other hand, no other developmental works like road connectivity, transmission lines, water supply pipelines, soil and moisture conservation work in cultivation fields, or even essential basic services like construction of a hospital or a fire station, or even a waste disposal plant can be taken up by the government for the villagers, as this cannot be set up near the villages, since all the adjacent and adjoining areas of the villages have been brought under some or other reserve category of forests some 20 to 35 years back, without forcing the developmental needs of the helpless villagers 30 years down the line. Since it was perhaps impossible just 30 years back to survey and demarcate the virgin remote forest areas on high altitudes or hills for constitution of reserve category of forests, so the forest officers of that time chose the easy way out of notifying comparatively easy and accessible, mostly plain areas. I repeat here, sir, mostly plain areas near the habitations where they could camp and survey and demarcate the boundaries of such to be notified forest areas. Speaker, sir, this kind of state of affairs has now resulted in not only 33% preliminary notified forests reaching their logical conclusion of being finally notified, while 201 out of the total of 307 numbers of preliminarily notified forests still could not be finally notified due to severe backlash and dissent from the adjoining tribal villages. Although the Assam Forest Regulation of 1891 prescribes a certain time limit of 6 months for settlement officer to complete the proceedings for settlement of claims, but 66% of different categories of forest reserved under different nomenclature and acts still await their destiny, leading to not only logjam of their fate, but also at the mercy of encroachments and marches of nearby tribal villages. Speaker, sir, in addition to this issue of forest reservation, the Honorable Supreme Court has fixed net present value NPV for forest areas to be diverted under Forest Conservation Act 1980, which is to be paid by the user agency Forest Department to compensate for the loss of forest cover by such divergence for roads, transmission lines, hydro projects, and such other developmental work. The Supreme Court has regrouped the 16 major forest types into 6 ecological classes and fixed rates per hectare as against each class, and these are identified as very dense forest, and open forest. And we have 6 categories, class 1, 2, 3, 4, 5, 6, and accordingly that the rate has been fixed. These rates includes the value of timber, non-timber forest produces, fodder, ecotourism, bioprospecting, value of ecological services, flagship species, and carbon sequestration value. Now, as per the Supreme Court order, the Ministry of Forest and Environment, Government of India, has made upward revision of these NPV rates per hectare as per the order dated 6th January 2022. Speaker, sir, but the land holding of Arunachal Pradesh is very, very unique. All the lands are held
by the community or clan ownership. For example, in the case of Daning Reserve Forest, the Honorable Guwahati High Court Itanagar bench in its judgment dated 29 March 2011 had also directed the respondent, here in this case, the army authorities, to settle the dispute with the tribal villagers by paying through payment of compensation, land compensation within 4 months. And consequently, the Ministry of Defense, Government of India paid rupees 23.27 crores for acquisition of 241 hectares of land, which was part of Daning Reserve Forest, to the villagers of Lohit district. Thus, if any user agency has to pay NPV once to the government and then again pay to the villagers who have the actual traditional ownerships over such land, then it amounts to twice payments by the user agency for the same plot of land. This makes the projects unviable and double costly. Therefore, investors, I believe, are running away and not keen to invest in our Arunachal Pradesh, especially for mega projects. Arunachal Pradesh is a tribal state bestowed with luxuriant forest cover and fauna. The tribal resident populations, in fact, they are not the destroyer, but the savior of forest and wildlife. Together, they have lived in harmonious existence since time immemorial. Now also, the tribal will give their life rather than be alienated from the forest or land. In spite of all these odds, difficulty in town planning matters, being bereft of development works due to delay in FCA clearances, and being deprived of the better life in civil society at par with other brethren of the country, Arunachal does not ask for de-reservation, sir. We do not ask for de-reservation of such enumerated, disputed, notified forest. Rather, the people of Arunachal Pradesh seek an amicable solution where the actual virgin remote forest areas on high altitudes and hills, which act as catchment areas and carbon pool for sequestration, could be preserved, while the equivalent area of notified forests in plain areas comprising of thickly populated towns like Deomali, Namsai, Roing, Itanagar or Teju, or such other such absolutely adjacent or within few hundred meters of census-recognized towns, villages could be developed by the government of Arunachal Pradesh as per the developmental needs of our people. And therefore, I request this august House to have a relook at the reserve forest notifications to deduce a logical conclusion, lest we confront a situation where we find no more forest in the reserve forest. Honorable Speaker, sir, this is the right time. I repeat again, Honorable Speaker, sir, this is the right time to approach the Supreme Court, or to approach the Center to apprise the Honorable Courts of India, of Justice in India, the predicament the Arunachali tribal population is faced with today as regards the habitable, cultivable plainlands near to the cities and towns of having been reserved instead of the lush green pristine forest in the higher echelons of Arunachal Pradesh. The center can also be requested to even consult the judiciary, which is the third pillar of democracy, and if required, even a high-powered committee can be set up by the Honorable Supreme Court of India, like for example the Central Empowered Committee in case of Deopani Reserve Forest, comprising of retired Chief Justice of Guwahati or Kolkata High Court, to study the matter and suggest ways to come out of this precarious situation in the best interest of the state, the country, the flora and fauna, and put an end to this mockery of reserve status, at least for the genuine cases of Itanagar, Namsai, Kanubari, Deomali, to name a few, so that our people are not made to suffer for no fault of theirs. And with these words, I conclude, Speaker sir. Thank you. Thank you, Speaker sir. Because the forest is a central subject, therefore our discussion will be somewhat recommendation in nature. So I also want to put forward some of my suggestions, taking opportunity of this discussion.
all the agencies, since we are a welfare government, welfare state, all the agencies are for the welfare of the people, and even the forest department. Therefore, errors committed in the past also needs to be corrected. There have been, when I call error, I being from one of those places mentioned, the forest areas, the Deomali. But Deomali existed before 1950. And in the process of recognizing or taking up the development activities, the hindrance of forest rules were a great obstruction. Though the state government took a great initiative to regularize it, there were some linguistic errors. Deomali existed before 1950, and the matter should have been recommended as for regularization. But the linguistic mistake, I mean that the committee or the documents were written as de-reservation. Therefore, if it is actually, Deomali is not de-reservation. It existed even before the Forest Act came. It should have been simply recommended as regularization of the habitation. So such errors have brought more complications. And now also, government is losing a lot of revenues. Now we cannot give any allotment, whether it is residential, commercial, or for any other purpose. So I think we have to, though it is not within the power of state government, we should like to, we should try to find out and take it up with the central government. And from the NPV point of view, I also feel that NPV is a net present value being calculated by Forest Department should be bifurcated into two. NPV should be levied on the notified forest area. But in some cases, even the lands belonging to villages, the private lands, the Jum land area, for those clearance also, sometimes NPV is being levied taken by the Forest Department, and like the honorable members mover of this discussion stated, that apart from the NPV of the Forest Department, the actual landowner also asks for the compensation. So the cost of compensation or net present value doubles up, which creates problem. I am told in my place, in my constituency, ONGC has detected a lot of oil wells, and some lay in the backyards of somebody's house, somebody's agriculture land, and they have already deposited the NPV money to the Forest Department. You shouldn't participate actually. No, it is a central subject. So the actual owners, they are objecting. Therefore, now also the this ONGC cannot take up the projects. So in this situation, I think we have to work out some kind of connecting with the ground reality and take it up with the central government so that some solution can be arrived at. With this, I thank you for giving me this opportunity, Speaker sir. Thank you. Minister may reply. May I speak? Oh, please. Sir, participate नहीं करते. So duration Honorable Speaker, sir. With the permission of the House, I extend the time of the House up to 1 p.m. I also would like to participate the discussion on short duration discussion brought by Honorable MLA Gabriel D. Wangsu. Sir,
फॉरेस्ट सब्जेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, फिर भी हम लोग जितना भी पर्टिकुलरली हम लोग अरुणाचल ट्राइबल एरिया है, हम लोग जन्म से लेके एकदम इस दुनिया में जब तक है, उसका बाद भी फॉरेस्ट को हम लोग यूटिलाइज करता है। इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है सर। फॉरेस्ट अभी जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में जो मूवर ने जो हम लोग को बताया गया, इसमें इन डिटेल कोर्ट कचहरी से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, ये सब पूरा इसमें पूरा डिटेल मूवर ने लाया है। हम लोग सुन के ये तो हकीकत चीज़ है, वो ग्राउंड रियलिटी अभी जो है वही बताया गया। उसके बाद ये मेरा ख्याल से इस सदन में बहुत बार हम लोग जहाँ में डिस्कशन भी हो चुका है मेरा ख्याल से कि अरुणाचल टोटल 84 स्क्वायर किलोमीटर में से 60% जैसा रिजर्व का अंडर में हम लोग अरुणाचल हम लोग का जो रिजर्व फॉरेस्ट में है। तो इसमें अभी जैसे बताया गया कि ये रिजर्व जो है वो हम लोग का अरुणाचल पॉपुलेशन तो बहुत कम है, ये भी जानता है। तो जितना रिजर्व लोलैंड जितना है या प्लेन एरिया है, उसको तो उस समय से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बोल के क्या हम लोग को कोई पता नहीं था। लेकिन अभी समय जैसा आ रहा है, उसी हिसाब से अभी देखा जाए तो हम लोग जो भी बस्ती या टाउन जो मेंशन किया है वो तो रिजर्व के अंडर में है। इसमें हम लोग अपना एरिया फॉरेस्ट हमारा बोल के नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मालिक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है बोल के हमको सबको पता है। तो इसलिए अभी जैसे कि जो मेंशन किया है, नामसा बोलिए या मियो, खरसांग, जोरामपुर बोलिए, उसका बाद पासीघाट, तेजू, ये सब तो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में जरूर है, इसलिए तो नोट के हिसाब से वो बताया गया। तो उसको अभी डेवलपमेंट को तो हम लोग रुका नहीं सकते ऑनरेबल स्पीकर सर। जैसे कि अभी नया नया टाउन बढ़ रहा है, और उसका बाद डेवलपमेंट का तौर पे कम्युनिकेशन, जैसे कि ये रोड कम्युनिकेशन, रेलवे कम्युनिकेशन, देन एयरपोर्ट भी तो बनाना पड़ता है। तो इसलिए ये सब के लिए लैंड ही चाहिए। तो लैंड मतलब ये फॉरेस्ट, तो उसको मेरा ख्याल से ये भी मतलब मैं भी ये जो ये डीरेगुलेशन का जो इशू जो लाया है, उसको सपोर्ट करते हुए हम भी वही कहेंगे कि जैसे कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में हम खुद ही हम छोटा से हम देख रहे हैं कि एक समय में अभी खरसांग टाउन है, मियो टाउन है, वो पूरा कम्प्लीटली रिजर्व के अंडर में है। लेकिन एक समय में ऐसे इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम जो सुना है कि 1 अप्रैल 1981 का पहले जितना भी ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया था, उसको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको मतलब नोटिफिकेशन जो दिया है, उसका पहले जो जितना भी है वो तो डी रिजर्व टाइप का है। उसका बाद जो 1981 का उसका बाद में जितना भी टाउन है वो तो फॉरेस्ट रिजर्व के अंडर में पड़ता है। तो उसका इसलिए जो अभी ऑलरेडी टाउन एग्जिस्ट हो गया, उसको तो किसी अलग से भी उसको तो रिजर्व के अंदर में बैठने से भी रिजर्व के अंदर में जब ऑलरेडी हो गया, उसको तो अभी जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट है, उसको तो हटा नहीं सकेगा। इसलिए मेरा ख्याल से ये आने वाला दिन के लिए भी हम लोग को बहुत तकलीफ होगा। इसलिए जहाँ जहाँ में जरूरी है, जहाँ ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, उसको तो डिजर्वेशन के लिए रिकमेंडेशन होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से भी। उसके बाद अभी और जितना भी फूड हिल्स में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही प्रोजेक्ट एक तो आ रहा है, ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होने से तो वो तो जितना भी फूड हिल एरिया में वो तो प्रोजेक्ट को तो हम लोग इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए फिर अभी फॉरेस्ट का मामला आ जाएगा। इसलिए अभी से ये सब जो हम लोग का जरूरी है, ये सबको
DREAP के लिए तो रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल तो जरूर रखा है, वो तो बाद में शायद फॉरेस्ट मिनिस्टर खुद रिप्लाई देगा। उसके बाद ये जो भी पहले रिजर्वेशन करने में भी, जैसे कि विलेज रिया फॉरेस्ट है, उसका बाद सोशल फॉरेस्ट्री है, ये सब तो पहले हम लोग ये विलेज रिया करने में रखा था, लेकिन वो तो अभी जारी है। उसका अगेंस्ट में ही पहले प्लाईवुड लाइसेंस और ये सब इशू किया था, लेकिन अभी ये लाइसेंस ये सब तो अभी गवर्नमेंट ने बैन करके रखा है कि क्योंकि जितना भी लाइसेंस ऑलरेडी हो चुका है वही अभी चल रहा है, उसमें भी फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन नहीं होने के लिए। इसलिए मेरा यही पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि उसको सपोर्ट करते हुए, क्योंकि हम लोग को फ्यूचर के लिए भी चाहिए और अभी के लिए भी चाहिए, और फॉरेस्ट ये सब से हम लोग का इम्पोर्टेंट है, इसलिए और प्रिजर्व भी करना चाहिए। तो गवर्नमेंट भी जितना भी हम लोग को जो जरूरी जगह है उसको तो हम लोग DREAP करके उसका जगह में पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोजेक्ट स्कीम टाइप का था कि अपना वन, उसको हम लोग सिर्फ फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करने से नहीं होगा, उसको प्रिजर्वेशन के लिए भी हम लोग को अपना वन बोलो या रिफॉरेस्टेशन करने के लिए प्रोजेक्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से रिलेटेड जो है कैशमेंट एरिया है, जब कैशमेंट एरिया को यदि पूरा हम लोग अपना यूम कल्टिवेशन के लिए ये सब के लिए यदि पूरा ये करेंगे तो बाद में पानी भी सूख जाता है। इसलिए हम लोग का जो जो जरूरी है वो हम लोग को DREAP करके जो डेंस फॉरेस्ट, पर्टिकुलरली हम लोग जब जहाँ से तवांग जाता है, कहीं हेलीकॉप्टर में जाने से कुछ सारा अरुणाचल तो पूरा फुल ऑफ फॉरेस्ट तो है ही है, हम लोग को इसमें से ऑक्सीजन मिलता है। और इसलिए मेरा पार्टिसिपेशन जो है वो तो इन सपोर्ट ऑफ DREAP एंड NPF का तो वो तो ऑलरेडी बता चुका है। विद दिस वर्ड आई थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir, for giving me the time to take part in the short duration discussion moved by Honorable MLA Gabriel D. Wangsuji. Sir, I also share the same story as rest of my friends are sharing. Reserve forest has been notified long back without studying the ground reality and without the consent of the local public those times. Nampong Forest Division has 3 assembly constituencies, 51 Nampong, 50 Miao and 49 Bordumsa. I am going to talk about only my division, my constituency, sir. In my constituency, there are 6 reserve forests. Number 1, Pangsao Reserve Forest, notified on 28 April 1970, having 69.12 square kilometers. And Khatang Reserve Forest, notified on 22nd September 1962, covering area of 17.30 square kilometer. Onkab Reserve Forest, notified on 11/6/1965, covering 73.39 square kilometers. And Namgoi Reserve Forest, in August 1976, covering an area of 18.30 square kilometers. And the last is Rima Reserve Forest, notified on 18 August 1976, covering an area of 67.64 square kilometer. It's good, sir. We need to protect and preserve forests. But the ground reality speaks something different. All these areas where this has been notified are the community land, and all various villages and people are settled there. It's only in paper the government has a record that these areas are reserve forests. Villagers are doing their own agriculture activities, gardening, horticulture, fishery. Their normal activities are going on in those forest areas. But when comes about the real development for construction of infrastructure, road,
and some other big projects, there comes a big hindrance. The forest, they need a forest clearance, and the department will say this is a reserve forest and we are not supposed to give forest clearance. This has happened in one of the projects, that is Power Grid project, announced in 2015, but still the project is stalled, halt, and it's still not in progress because of the non-clearance of the forest department. This line was supposed to be to connect entire TCL region from Namsai to Deomali, but all the substations have been constructed, but sir, very sorry to say that because of this big hindrance, non-forest clearance due to reserve forest, the tower line could not be constructed. But I am told that the compensation has been paid by the government, the net present value, but villagers, when the power grid goes to the ground, the villagers say, we need compensation. There's a huge hue and cry, and the problem arises there on the ground. Sir, therefore, I also support the short duration discussion moved by our honorable member that de-reservation of the land which has been notified long back needs to be revisited, and an alternative land in the hilly areas can be notified, so that by way of notifying the far-flung areas of the area, the mountains, we can protect our forests, we can protect our flora and fauna, and we can have rejuvenate the perennial streams, water sources can be protected. As all of my honorable members have shared, we have a forest, reserve forest or the forest only in record, but in actual sense, all the forests are barren, sir. As a result of which, we are facing a huge water crisis. Drinking water sources are dried up. Therefore, sir, the reservation of forests and afforestation of forests is the need of our. Thank you, sir. Honourable Minister. I think we are running short of time. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं ऑनरेबल मेंबर गैब्रियल, मेरे दोस्त गैब्रियल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन आपने लाए सदन में, और साथ में कई ऑनरेबल मेंबर्स पार्टिसिपेट किया कि आपने फॉरेस्ट में किस प्रकार से स्टेट में क्या हो रहा है और कैसा डी रिजर्व होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए, सरकार क्या कर रही है और क्या करने जा रहा है, आपने उसको जानकारी सरकार से जानने के लिए आपने सदन में लाए। और ये बहुत ही अरुणाचल प्रदेश के लिए माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन में और पूरा प्रदेश के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही अपना प्रदेश के लिए ये बहुत ही गंभीरता, ये अभी से नहीं है। वे बैक 1937, 1957, 1978, 1971 अभी ऑनरेबल मेंबर ने मेंशन किया कि जिस जगह में कौन कौन फॉरेस्ट रिजर्व, जो रिजर्व फॉरेस्ट है, कितने साल में कौन जगह में रिजर्व हुआ, वो पूरा यह रिकॉर्ड में है, पूरा रिकॉर्डेड है। और ऐसे जिसमें वो बताया कि गली रिजर्व फॉरेस्ट
गली रिजर्व फॉरेस्ट जो है वे बैक 1937 को वो रिजर्व हुआ। ऐसा कहीं हमारा प्रदेश में ऐसा जो फॉरेस्ट रिजर्व है जो उन दिनों में हमारा लोगों को, प्रदेश का लोगों को, हम जनजाति को हमको पता नहीं था। जिस समय दोस्त देश उन दिनों में हमारा नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम पे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर पूरे नॉर्थ ईस्ट का शिलोंग में हुआ करता था, वहीं से अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय को वहीं से कंट्रोल करता था। इसमें मैं सदन को ये बताना चाहता हूं कि थ्रो ऑनरेबल स्पीकर सर, थ्रो यू, उन दिनों में जहां जहां जो रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया कि ज्यादातर फुटल एरिया को डिक्लेयर किया, फुटल एरिया को, ताकि वो जो है आपको दोईमारा से लेके सेजोसा, जैसे ये अपना या पोमा या दर्पण रिजर्व फॉरेस्ट, ऐसे होके या फुटल एरिया लिकाबाली, नामसाई, देवमाली, कानूबारी, उस जगह में रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया। जिस समय 1961, 1972, 19 जो हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट डिक्लेयर नहीं होने से पहले के ये रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। अभी उस समय में शायद भारत सरकार ने ये सोचा होगा, व्हाट आई फील, कि भारत सरकार ने ये सोचा होगा कि ये ट्रेवल अरुणाचल में इतना रिसोर्स जो अपना नेचर है, फॉरेस्ट में इतना जो रिसोर्स है, बाहर के लोग आकर उस रिसोर्स को वह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। तो उस समय में अपना यहाँ प्रदेश में या डेफो नहीं हुआ करता था, अपना यहाँ ऑफिस नहीं खुला उन दिनों में 1957-52 में, उस समय में। तो ऐसे करके जो अपना जो अरुणाचल प्रदेश का जो मॉडर्न नेचर है और जो कल्चर है उसको कैसा एंड प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करें, व्हाट आई फील, मेरा समझ में। इसलिए आज हम जिस उन दिनों से लेकर अभी तक ऑनरेबल मेंबर ने जो अभी पूरा आपको विस्तार से बताया कि कैसे कैसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बैन हुआ, किस प्रकार से काम है, कोर्ट में कैसे चैलेंज हुआ, इस प्रकार का वो ऑनरेबल मेंबर ने पूरा सदन को बताया। हाँ, आपको मैं ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक जो हमारा प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन रिजर्व फॉरेस्ट वो 32 नंबर्स में है, एंड फाइनली नोटिफिकेशन रिजर्व फॉरेस्ट 60 नंबर्स, और फाइनली नोटिफिकेशन ब्लेस फॉरेस्ट रिजर्व 10, एंड प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन ब्लेस फॉरेस्ट रिजर्व 140, एंड फाइनली नोटिफाइड अंचल रिजर्व फॉरेस्ट 10। टोटल 268 का हमारा ये रिजर्व फॉरेस्ट है पूरा अरुणाचल प्रदेश में। अभी उन दिनों में हमारा लोग को पता नहीं था कि फॉरेस्ट रिजर्व में, और हमारा प्रदेश का जो जनजाति है ट्रेवल में, हमको मालूम नहीं था कि रिजर्व फॉरेस्ट होने से हमारा लोगों को डेवलपमेंट के लिए और हम सबको क्या दिक्कत पड़ेगा। 1937 से लेकर सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट बनाया हमारा अरुणाचल प्रदेश जब स्टेट नहीं मिलने से पहले का। हमारा लोग उस समय अवेयर नहीं था, और उन दिनों में जो जितना फुटल एरिया में जितना जो बसे हुए, उन सभी लोग, हम सब पहाड़ में थे। जैसे जैसे डेवलपमेंट, रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, हमको कनेक्टिविटी जब जरूरी पड़ने लगा तब हम लोग फुटल एरिया में, और हम लोग यहाँ में बसने लगा। तो अभी देखता है तो वो फुटल एरिया में सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट वही डिक्लेयर किया हुआ, डेवलपमेंट वहां होना है, ये ऐसा समस्या है। और इसमें मैं सदन को, ऑनरेबल स्पीकर सर, थ्रू यू, मैं ये बताना चाहता हूं कि
इसमें स्टेट गवर्नमेंट से कोई, स्टेट गवर्नमेंट का कोई इसमें रिजर्व करने का और स्टेट गवर्नमेंट उसको रिजर्व करना, ये सारा जो समस्या है ये ज़्यादातर भारत सरकार का हाथ में है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाथ में है। देन 1996 को जब ब्लैंकेट बैन जो टेम्बर ऑपरेशन के लिए 1996 को जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पूरा टोटली टेम्बर ऑपरेशन बैन करना है, दिसंबर 1996 को, उसके बाद में ऑनरेबल मेंबर ने जो बताया कि कुछ डिस्ट्रिक्ट, कुछ जगह को कोर्ट के जरिए केस करके कुछ जगह को डी रिजर्व करने के लिए अभी तक उसका अभी भी बहुत सा ऐसा है कि रिजल्ट आया नहीं है। देन उसके बाद आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो देवमाली को डी रिजर्व करने के लिए ऑनरेबल सीएम साहब ने एक दोस्त देश ऑनरेबल फॉरवर्ड मिनिस्टर जावेडकर वाज द फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंजेस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, उसने डीओ लेटर लिखा कि 3/1/2020 को सर ने यहाँ से सीएमओ से एक लेटर सेंटर को लिखा कि हमारा जो देवमाली एरिया है जिसमें से 6 इसको डी रिजर्व करने के लिए सेंटर में एक लेटर लिखा, तो वहाँ से ऑनरेबल मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर जावेडकर साहब ने ये रिप्लाई दिया कि उसमें लिखा कि ऑनरेबल सीएम साहब ने लिखा कि 6,648 जो पॉपुलेशन है देवमाली टाउनशिप में, जिसमें से इसको डी रिजर्व करने के लिए सेंटर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा कि विच हैज बीन एग्जिस्टेंट इवन बिफोर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वाज प्रोमुलेटेड टुडे। तो ऐसे करके उसको डिटेल लिख के वहाँ से भेजने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या लिखा कि ये ऑनरेबल सीएम साहब को वहाँ से लेटर लिखा कि ये जो चीज़ ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में नहीं है। जो डी रिजर्व करने के लिए कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट को, कोई भी टाउन को, कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट को डी रिजर्व करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का हाथ में है। स्टेट गवर्नमेंट आप सुप्रीम कोर्ट को परसों कीजिए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में भी नहीं है, क्योंकि 1996 का जो ऑर्डर में, दिसंबर का जो ऑर्डर में क्लियर मेंशन है कि इसमें कोई प्रकार का कुछ भी फॉरेस्ट का जहां भी समस्या हो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर, वहां से परमिशन लेना होगा, वो क्लियर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। उसके बाद उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक ऑर्डर निकाला कि 13/11/2000, उसमें क्लियर दिया कि नो लिटरेट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन 9/2/2004 केस नंबर 16 दैट पेंडिंग फर्दर ऑर्डर्स नो डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट सेंचुरी नेशनल पार्क शैल बी इफेक्टेड। हम लोग सरकार, ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का तरफ से भी, सरकार का तरफ से लास्ट सदन में, पिछले साल का सदन में भी हम लोगों ने चर्चा की कि इसको डी रिजर्व, हमारा प्रदेश का जितना भी जो रिजर्व एरिया है उसको डी रिजर्व होना चाहिए। इसको सरकार गंभीरता से ले रहा है। उसको अभी वहां से लिखने के बाद में फिर अपना डिपार्टमेंट लॉ बैटिंग के लिए, लॉ से हम लोगों ने जनरल एडवोकेट, एडिशनल जनरल एडवोकेट को डिपार्टमेंट से लिखा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इस प्रकार का सजेशन है, उसको एपेक्स कोर्ट कैसा करना चाहिए। तब यहाँ से भी वो गवर्नमेंट को सजेशन दिया कि आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट आपका सुप्रीम कोर्ट में जाकर
जैसे जो ऑर्डर का हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट उसको वायलेट नहीं करना है कि उसको इसी ऑर्डर का हिसाब से हम अगर डी रिजर्व चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से हमको परमिशन लेना होगा। तो ऐसे करके अभी फिर हम लोगों ने गवर्नमेंट की तरफ से पार्सू करके अभी लो का जो लो बैटिंग के लिए लो जो एग्जामिन कर रहा है अभी उसको हम लोग सबमिट किया, कुछ 6-7 महीना हो गया। तो ऐसे करके मैं ऑनरेबल मेंबर्स थ्रू यू ऑनरेबल स्पीकर, मैं ऑनरेबल मेंबर्स को मैं सदन में ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम में ऑनरेबल सीएम साहब ने क्लियर डिपार्टमेंट को आदेश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि जहां जहां में जो डी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है उसको डी रिजर्व करने के लिए मैकेनिज्म काम शुरू कीजिए। इसलिए मैंने उसके लिए 3-4 बार मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद डेफओ को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वहां मीटिंग करने के लिए हमने डेफओ को पूरा क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कौन कौन जगह में जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसको डी रिजर्व करने के लिए प्रपोजल आप जल्दी करके भेज दीजिए स्टेट गवर्नमेंट में। यहां से हम लोग स्टेट गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हम लोग यहां से सेंटर को किस प्रकार से हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हम लोग पार्सू करें कि जो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट में लोग उतना सालों से बसे हुए लोग अभी वहां एलपीसी नहीं मिल रहा है, हमको लैंड अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, हमारा वहां टाउन चल रहा है, लेकिन नॉर्म्स का हिसाब से वो रिकॉर्ड भारत सरकार के पास है। भारत सरकार में रिकॉर्ड होने का वजह वो रिकॉर्डेड वहां होने के वजह इतना साल 1937 1957 थोड़ी देर पहले मैंने बताया, उसका वजह से हम वहां कुछ काम कर नहीं पा रहा है। इसके लिए हम लोग पूरा डिपार्टमेंट का पूरा डिस्ट्रिक्ट से आने के बाद और डीसी लोग वहां का जेडपीसी और ऑनरेबल मेंबर्स आप सभी से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग भी जहां जहां में जो रिजर्व फॉरेस्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट में डीसी का साथ डेफओ का साथ आप बैठक कीजिए। बैठक करने के बाद आप लोग डिस्कस करने के बाद में वो डॉक्यूमेंट बनाकर सरकार को स्टेट गवर्नमेंट को आप सबमिट कीजिए, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में भी नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हाथ खड़ा कर दिया, ये हमारा हाथ में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से इसका अब डी रिजर्व के लिए परमिशन लेना होगा। और ये भी एक चीज बताना चाहता हूं आप लोग को, सदन के आपको ऑनरेबल स्पीकर सर आपके थ्रू यू ये भी सदन को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि अगर हमको भारत सरकार ने डी रिजर्व हम करता भी है, डी रिजर्व अगर कहीं हम लोग करता भी है तो वो डी रिजर्व का हेक्टर का हिसाब से हमको स्टेट गवर्नमेंट जो फिर उसको पेमेंट करना होगा। ये नॉर्म्स है, ये आपको मैं ऑनरेबल आज का बुधवार ऑनरेबल गैब्रियल जी को मैं ये सारा एनपीबी का जो नोट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सपर्ट कमेटी बनाया कि एनपीवी वैल्यू को किस प्रकार से यूज किया जाए और कैसा यूज करना है, तो उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया कि ये एक्सपर्ट कमेटी बनाया सुप्रीम कोर्ट ने 26/9/2005 को प्रोफेसर मिसेस कांचन चोपड़ा का कमेटी का तहत 3 एक्सपर्ट कमेटी का गठन किए। वो गठन करके एनपीवी को पूरे देश भर में, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में किस किस प्रकार से कैसा वो एनपीवी को नेट प्रेजेंट वैल्यू को यूज किया जाए, तो ये एक्सपर्ट उस कमेटी का जो रिकमेंडेड जो सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया हुआ वो मेरा पास कॉपी है और आप एनी टाइम ऑनरेबल मेंबर्स आप हमसे ले सकता है, अवेलेबल है ऑफिस में। हाँ, उसको आप बारीकी से और जानकारी इसको आप पढ़ लीजिए। उसमें क्या किया कि उन्होंने जो सबमिट किया, कांचन
कांचन चोपड़ा जी के कमेटी ने जो सबमिट किया कि एनपीवी को 3 प्रकार से फॉर्मुलेट किया जाए पूरे देश में, जिसमें से टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द पैरामीटर्स साइंटिफिक, बायोमेट्रिक एंड सोशल। इसके तहत, इस तीनों के तहत पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, हर स्टेट में उसको यूज किया जाए, जिसमें से आपको मैं ये बताना, ये भी ऑनरेबल स्पीकर सर, ये भी मैं बताना चाहूँगा कि तो ये जो एनपीवी का जो सबमिशन है, ये सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने के बाद फिर वहाँ से और एक्सपर्ट और कमेटी बनाया, इसमें लिखा कि टू कांचन का कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया कि डिटरमाइन ऑन द बेसिक ऑफ एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस who should pay the cost of restoration and or compensation with respect to each category of the value of the forest. इसके बाद फिर वहां में एक कमेटी गठन करता है कि कांचन चोपड़ा की कमेटी में उसको सुप्रीम कोर्ट ने सबमिट किया। सुप्रीम कोर्ट ने एपेक्स कोर्ट को पूरा ऑर्डर दिया कि ये कांचन चोपड़ा का पूरा हर स्टेट में उसको फॉलो करना होगा। वहां से जब भेजा तो उन्होंने उसमें वो रिकमेंड किया कि एपेक्स कोर्ट, रिपोर्ट एपेक्स कोर्ट एनेक्स 1, ये एनेक्स 1 यहाँ में है। फर्दर द रिपोर्ट ऑफ कांचन चोपड़ा कमिटी वाज द एग्जामिन बाय द सेंट्रल एम्पावर कमिटी। द ऑब्जर्वेशन ऑफ CEC आर प्लेस्ड एट द एनेक्स 2। With the permission of the House, I extend the time till 1:15. Thereafter, the Honorable Supreme Court has passed order dated 28 March 2008 and decided the rate of NPV per hectare of the forest area diverted effective from 28 March for 3 years and subject to variation after 3 years and also exemption in the specified categories and non-forest. इसके तहत यूजर एजेंसी, अभी मैं एनपीपी के बारे में आपको अभी तो यूजर एजेंसी, अभी हमको ऐसा भी हमको विकास भी चाहिए, अपना प्रदेश के लिए डेवलपमेंट भी चाहिए, हमको रोड भी बनाना होगा, हाइड्रो पावर भी बनाना होगा, हमको पावर ग्रिड को भी हम डेवलपमेंट करने के लिए हमको तो जंगल को मती चाहिए, कोई जगह में हमको फॉरेस्ट को फाइलिंग करना होगा। ये क्या करता है कि ऑनरेबल स्पीकर सर, थ्रू यू मैं सदन को ये बताना चाहूंगा कि जो एनपीवी, जो यूजर एजेंसी अंडर 1980 का जो कंजर्वेशन एक्ट, उसके तहत कि जहां में जितना हमको जंगल काटना, सपोज को हम एक हाईवे या हम पावर ग्रिड को हम यहां से सप्पा करना हो, उसमें डिपार्टमेंट जो पूरा उसको एग्जामिन करेगा और उसको कितना घास, कितना हेक्टर और कितना हमारा फॉरेस्ट का जंगल जो वहां में डिस्ट्रॉय हो रहा है, और रास्ता कटिंग में हमारा इधर 20/20 कितना हमारा फॉरेस्ट का जंगल वहां डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसको एनपीबी के तहत यूजर एजेंसी ने गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को अकॉर्डिंगली उसका डीपीआर का हिसाब से वो फंड को प्लेस करते हैं। और फंड प्लेस करने का ऐसा है, गाइडलाइंस का अनुसार पर आर्टिकल में ये बताता है कि आप सपोज करो हम सपा में अगर कहीं रास्ता कटिंग हो रहा है, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट कि सपा का जो फंड है उसका कंपेंसेटरी जो आपका जो एनपीवी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, वो कंपेंसेटरी को एफॉरेस्टेशन के लिए सपा में ही डालना, वो नहीं, वो कहीं भी यूज कर सकता है। गवर्नमेंट का जो एक्ट का अनुसार पर हम आपको बताना चाह रहा है। इसलिए अभी आपका जो सदन ने, जो ऑनरेबल मेंबर्स ने जो प्रस्ताव रखा है कि इस चीज को लास्ट टाइम अभी आपने बताया कि ये भी अपना अरुणाचल प्रदेश में हमारा पास में, यहाँ में आपने बताया कि क्लास हमारा पास 5 से पूरा भारतवर्ष में 5 क्लासिफाइड फॉरेस्ट है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। बाद अरुणाचल प्रदेश वी हैव 3 क्लासेस, हमारे पास तीन फॉरेस्ट है, जिसमें से बेरी डेन फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश,
we have a open forest, उसके बाद हम बताते रुकिए। Just a moment. तो इस प्रकार का अपना यहाँ में 3 फॉरेस्ट है, जिसमें लास्ट टाइम में उसका जो रेट है, इसका जो रेट हुआ कि 11 lakhs पर हेक्टर समथिंग। अभी इस बार जनवरी में उसको मिनिस्ट्री ने रिव्यू किया कि इसका 15 lakhs समथिंग वो रेट जो भारत सरकार ने बनाया। अगर हम ये भी है कि ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर्स, अगर हम कहीं डी रिजर्व अपना जो रिजर्व को अगर डी रिजर्व करके हम उसको डी रिजर्व बनाता भी है तो हम पर हेक्टर को सरकार जो है उसको एफॉरेस्टेशन के लिए एनपीवी में आपको 17 लाख रुपया हम पेमेंट करना होगा। ये ऐसा समस्या है, ये समस्या है। इस प्रकार ये पूरा सारा चीज भारत सरकार के हाथ में है। इसलिए ये अपना सरकार ने मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना 1937 का जो उन दिनों से जो परेशानी जो प्रॉब्लम उतारा हो के आया, लोगों का जानकारी नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरा गंभीरता से लेकर अपना प्रदेश का जहां जहां रिजर्व एरिया उसको डी रिजर्व करने के लिए, लोगों का डेवलपमेंट के लिए, लोगों का इसको अच्छा खेती करने के लिए उन समय में जानकारी नहीं था। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो हमको आदेश दिया कि इसको जैसे भी करना है और मिलके इसको हम लोग पूरा, जैसे थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग भी साथ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप पूरा डॉक्यूमेंट को जल्दी मीटिंग करवा के भिजवा दीजिए। हम सब मिलकर टीम अरुणाचल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, भारत सरकार के पास भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में जहां जहां रिजर्व है उसको डी रिजर्व करवा दीजिए। तो ये इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए, सबका समर्थन चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल स्पीकर साहब। Department of Finance, Planning and Investment, on behalf of Deputy Chief Minister, has cordially invited all of you for a lunch at Arunachal Pradesh Legislative Assembly Banquet Hall. And before I join the House, I would like to make an announcement. After the lunch, we'll be having a general budget discussion. तो जिसको भी पार्टिसिपेट करना है आप लोग नाम थोड़ा एडवांस में दे दीजिए, सो कैन वी कैन मैनेज द टाइम। नहीं तो लास्ट मोमेंट में बहुत सारा नाम आ जाता है तो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट एंड सम डजंट गेट एनफ अपॉर्चुनिटी एंड सम डू टेक लॉट ऑफ टाइम। ये था। और दूसरी बात है जो मोबाइल जो बज रहा है, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड बिहेवियर। ये आप थोड़ा जिसका भी मोबाइल है या तो साइलेंट में रख दीजिए या तो स्विच ऑफ करके रख दीजिए। सो नाउ आई जॉइन द हाउस फॉर लंच टू मीट अगेन at 2:15. 2:15. ठीक है। 2:15.